झारखंड दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7,200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। बिरसा मुंडा के जन्मस्थली जाने वाले पहले पीएम। पीएम मोदी मध्य प्रदेश के दौरे पर रहे। बैतूल और शाजापुर में चुनावी जनसभा को किया संबोधित। कहा, कांग्रेस पर जमकर बोला हमला। हरियाणा में जहरीली शराब से 22 लोगों की मौत। अंबाला में एक और व्यक्ति ने तोड़ा दम। ग्रामीणों ने ठेके पर जड़ा ताला। मास्टरमाइंड दबोचा। मणिपुर में इंटरनेट बैन 18 नवंबर तक बढ़ा। 195 दिन से प्रतिबंध जारी। पुलिस ने कहा, अफवाहों को रोकने के लिए निर्णय लिया गया। उत्तरकाशी टनल हादसा। 55 घंटे से 40 मजदूर फंसे। अब 35 इंच चौड़े स्टील पाइप से मजदूरों को निकाला जाएगा। पीएम ने सीएम धामी से हादसे की ली जानकारी। 23 घंटे में दिल्ली की हवा हुई जहरीली। दिवाली के बाद AQI 202 था, 900 के पार हुआ। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद की गई आतिशबाजी। आप देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और स्वागत है आपका देश की बात में। रुक करेंगे खबरों की ओर, जहां पर सहारा समूह के संस्थापक सुब्रत रॉय का निधन हो गया है। खबर राजधानी लखनऊ से, जहां पर सहारा समूह के संस्थापक सुब्रत रॉय का निधन। मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में ली अंतिम सांस। गंभीर बीमारी से ग्रसित थे सुब्रत रॉय। बीते कुछ महीनों से उनका इलाज चल रहा था। सुब्रत रॉय का पार्थिव शरीर लखनऊ लाया जाएगा। लखनऊ में ही उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि दी जाएगी। बता दें कि सुब्रत रॉय सहारा का जन्म 10 जून 1948 को हुआ था। भारत के प्रमुख कारोबारी सहारा इंडिया परिवार के फाउंडर थे। कोलकाता के होली चाइल्ड स्कूल से प्रारंभिक शिक्षा पूरी की थी। भारत के प्रमुख कारोबारी सहारा इंडिया परिवार के फाउंडर थे। वहीं कोलकाता के होली चाइल्ड स्कूल से प्रारंभिक शिक्षा पूरी की थी। सहारा श्री ने वर्ष 1978 में गोरखपुर से अपना व्यवसाय शुरू किया। सहारा समूह के संस्थापक सुब्रत रॉय का हुआ निधन। मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में ली अंतिम सांस। गंभीर बीमारी से ग्रसित थे सुब्रत रॉय। वहीं बीते कुछ महीनों से उनका इलाज चल रहा था। सुब्रत रॉय का पार्थिव शरीर लखनऊ लाया जाएगा। लखनऊ में ही उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि दी जाएगी। सुब्रत रॉय सहारा का जन्म 10 जून 1948 को हुआ था। भारत के प्रमुख कारोबारी सहारा इंडिया परिवार के फाउंडर थे सुब्रत रॉय। सुब्रत रॉय सहारा का जन्म 10 जून 1948 को हुआ था। भारत के प्रमुख कारोबारी सहारा इंडिया परिवार के फाउंडर थे। वहीं कोलकाता के होली चाइल्ड स्कूल से प्रारंभिक शिक्षा पूरी की थी। इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए लखनऊ से संवाददाता भरत सेठी जुड़े हुए हैं। भरत, देखा जाए तो भारत के काफी बड़े कारोबारी थे जिनका निधन हो गया, साथ ही उनके पार्थिव शरीर को लखनऊ लाया जाएगा अंतिम क्रिया के लिए। इस पर क्या कुछ जानकारी है? तो हमारे संवाददाता से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। बता दें कि भारत के मशहूर कारोबारी सहारा इंडिया परिवार के फाउंडर सुब्रत रॉय का एक गंभीर बीमारी के बाद कल रात निधन हो गया। बता दें कि सुब्रत रॉय का पार्थिव शरीर लखनऊ लाया जाएगा। लखनऊ में ही उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि भी अर्पित की जाएगी। सुब्रत रॉय सहारा का जन्म 10 जून 1948 को हुआ था। बता दें कि एक बार फिर से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भारत, देखा जाए तो भारत के काफी मशहूर और बड़े कारोबारी का निधन हो गया है, जिसके लिए उनका पार्थिव शरीर जो है वो अंतिम क्रिया के लिए लखनऊ लाया जाएगा। इस पर क्या कुछ जानकारी है? देखिए, बिल्कुल सहारा परिवार में एक शोक की लहर है। जैसे ही जितने सदस्य सहारा परिवार से जुड़े हुए हैं उनको जानकारी हुई कि सुब्रत राय का निधन हो गया है, तो उसके बाद तमाम जो सहारा परिवार से जुड़े लोगों में
एक शोक की लहर दौड़ पड़ी। तब एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के एक जाना माना चेहरा थे सुब्रतो राय। जब ये उनका जिस तरीके से उनकी निधन की खबर आई, सभी में शोक की लहर है। फिलहाल उनका जो पार्थिव शरीर है वो लखनऊ लाया जाएगा। लखनऊ में अंतिम उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी और तमाम सहारा परिवार से जुड़े हजारों की तादाद में जितने भी लोग हैं उस समय वहां पे मौजूद रहेंगे। फिलहाल बता दें कि कोलकाता के होली चाइल्ड स्कूल से उन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू की थी और व्यवसाय की बात करें 1978 में गोरखपुर से ही अपना उन्होंने व्यवसाय शुरू किया था। मतलब उत्तर प्रदेश की जो धरती है गोरखपुर से उन्होंने अपने व्यवसाय की शुरुआत उन्होंने की थी। साथ ही जब इस समय उनके जो पूरा परिवार है वो विदेश में है। उन्होंने मुंबई में अंतिम सांस लिए हॉस्पिटल में कोलिका बेन में। फिलहाल सब पार्थिव शरीर जैसे ही लखनऊ पहुंचेगा तमाम जो लोग हैं वो एकत्रित होंगे और बड़ी बड़ी हस्तियां वहां पहुंचेंगी। अखिलेश यादव है पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, उन्होंने भी दुख व्यक्त किया है सोशल मीडिया पर। तमाम जो लोग हैं बड़े बिजनेसमैन हैं, तमाम जो लोग हैं उनसे जो जुड़े हुए थे, उनके स्वभाव से जुड़े हुए थे, वो सब उनको जानते थे और उनके इस बीच में उनको काफी दुख की घड़ी भी उनके पास आई और काफी व्यापार में उनको नुकसान हुआ, बिजनेस में तमाम उनके मामले चल रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं उनके निधन की खबर से तमाम जो लोग हैं उन्होंने शोक की लहर देखी जा रही है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर देखा जाए तो जिस प्रकार से उनके निधन की खबर आई है तो काफी लोगों में शोक की लहर देखी जा रही है और साथ ही सहारा इंडिया परिवार की तरफ से भी शोक संवेदनाएं लगातार व्यक्त की जा रही है। बहुत शुक्रिया भरत आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि सहारा इंडिया परिवार के फाउंडर सुब्रत रॉय का गंभीर बीमारी के चलते निधन हो गया, जिसके बाद उन्हें अखिलेश यादव और मुख्यमंत्री की ओर से लगातार श्रद्धांजलि दी जा रही है। तमाम जितने भी लोग हैं वो उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक से वापस आ गए हैं, रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। खबर बागपत से आपको बता दें जहां पर हाईवे पर चलती रोडवेज बस में गुंडई का मामला सामने आ रहा है। किराया मांगने पर कंडक्टर के साथ की गई मारपीट। हाईवे पर चलती रोडवेज बस में गुंडई, किराया मांगने पर कंडक्टर के साथ की गई मारपीट। दबंगों ने रोडवेज बस में भी की तोड़फोड़। यात्रियों ने 2 आरोपियों को पकड़कर पुलिस को सौंपा। दबंगों ने रोडवेज बस में भी की तोड़फोड़। यात्रियों ने 2 आरोपियों को पकड़कर पुलिस को सौंपा। यात्रियों से भरी रोडवेज बस लेकर थाने पहुंचा रोडवेज चालक। शहर कोतवाली क्षेत्र के नेशनल हाईवे 709B की देर रात की यह घटना बताई जा रही है, जहां पर हाईवे पर चलती रोडवेज बस में गुंडई का मामला सामने आ रहा है। खबर हम आपको बागपत से बता दे रहे हैं, जहां पर किराया मांगने पर कंडक्टर के साथ की गई मारपीट। खबर अलीगढ़ से आपको बता देते हैं, जहां पर पटाखे जलाने को लेकर युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घर में घुसकर अवैध तमंचे से गोली मारकर हत्या कर दी गई। घर में घुसकर अवैध तमंचे से गोली मारकर हत्या कर दी गई। कल रात पटाखे जलाने को लेकर हुआ था विवाद। वहीं घर में कार्यक्रम के दौरान गोली मारकर की गई हत्या। कल रात पटाखे जलाने को लेकर हुआ था विवाद। घर में कार्यक्रम के दौरान गोली मारकर की गई हत्या। बता दें कि पटाखे जलाने को लेकर अवैध रिवॉल्वर से गोली मारकर हत्या की गई है। अतरौली कोतवाली इलाके के स्वालेपुर की ये पूरी घटना बताई जा रही है। अवैध तमंचे से गोली मारकर की गई है हत्या। मैं पुलिस अधीक्षक ग्रामीण जनपद अलीगढ़। आज दिनांक 14 नवंबर को अलीगढ़ देहात के थाना अतरौली से सूचना प्राप्त हुई कि एक बर्थडे कार्यक्रम में एक ही परिवार के चाचा ताऊ के लड़कों में पूर्व विवाद को लेकर के किसी बात पर कहासुनी हुई, जिसके क्रम में एक पक्ष द्वारा आक्रामक होकर के दूसरे पक्ष के एक लड़के पर फायरिंग कर दी गई। सूचना मिलते ही तत्काल सभी अधिकारीगण द्वारा मौका मुआयना किया गया। मजरूब को इलाज हेतु CHC ले जाया गया, जहां दौरान इलाज उसकी मृत्यु हो गई। 7 संदिग्धों को इसमें हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। घटनास्थल का निरीक्षण हेतु क्राइम टीम व फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया है। तहरीर प्राप्त कर थाना अतरौली में अभियोग पंजीकृत किया। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। 3 टीमें गठित हैं अन्य शेष अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु।
खबर हरियाणा से आपको बता दें, जहां पर जहरीली शराब से 22 लोगों की हुई मौत। अंबाला में एक और व्यक्ति ने तोड़ा दम। अंबाला में एक और व्यक्ति ने तोड़ा दम। ग्रामीणों ने ठेके में लगाया ताला, मास्टरमाइंड दबोचा। अवैध शराब बेचने पर ठेका किया गया सील। अंबाला में एक और व्यक्ति ने तोड़ा दम। ग्रामीणों ने ठेके में लगाया ताला, मास्टरमाइंड दबोचा। अवैध शराब बेचने पर ठेका किया सील। सुहाना गांव में चल रहा था अवैध शराब का कारोबार। खबर हरियाणा से बता दें, जहां पर जहरीली शराब से 22 लोगों की हुई मौत। अंबाला में एक और व्यक्ति ने तोड़ा दम। ग्रामीणों ने ठेके में लगाया ताला। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम है जी नीरज नाम सरपंच सुहाना जी। हमारे गांव में तकरीबन पिछले 8-10 दिन से 8-9 मौतें हो चुकी हैं, जिसका कारण था गांव में अवैध शराब। जो अवैध शराब बेच रहे थे उनको बंद करवा दिया गया है और प्रशासन ने भी ठेका बंद करवा दिया। गांव वाले ने, सारी पंचायत ने मिलकर सारे गाँव वासियों के साथ ठेका बंद करवा दिया और जिनका अभी तक शराब के कारण कई लोग बीमार हो रहे हैं, उनका इलाज चल रहा है। अगर भविष्य में कोई शराब बेचता है तो क्या कार्रवाई करोगे? हाँ, उनके खिलाफ जी अपना उनका जुलूस निकाला जाएगा। गांव में 50,000 रुपये जुर्माना रखा गया है। तो इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता गुरप्रीत सिंह जुड़े हुए हैं। गुरप्रीत, देखा जाए तो जिस प्रकार से जहरीली शराब में इतने लोगों की मौत हो गई है, क्या ऐसे ये जो जिस ठेके से ये शराब बेची जा रही थी उस पर पहले भी कोई कार्रवाई हुई थी? पहले भी इस प्रकार का कोई मामला सामने आया था? ये हरियाणा के यमुनानगर से मामला शुरू हुआ था, जहां पर जहरीली शराब के पीने से मौतें हुई थी। तो अंबाला में एक व्यक्ति ने दम तोड़ा, उसके बाद ग्रामीण वासियों ने ठेके पर ताला जड़ा। जी, तो देखा जाए तो जिस प्रकार से 22 लोगों की मौत हो गई है, तो एक बेहद गंभीर जो है स्थिति पैदा करती है। तो अभी तक सिर्फ ताला जड़ने के अलावा क्या कुछ कार्रवाई की गई है? जो ठेका संचालक हैं, क्या उन पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई की गई है? गृह मंत्री अनिल विज ने कड़े आदेश दिए हैं, जो भी ऐसे कारनामे या जहरीली शराब वगैरह बेचता है उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए। और इसी मामले में जहरीली शराब में एक मोगली को गिरफ्तार करके 6 दिन के लिए रिमांड पे भेजा गया है। जी, जिस ठेके पर ये शराब बेची जा रही थी, तो क्या ऐसे मामले वहां से पहले भी सामने आए हैं? नहीं, ये पहला ही मामला सामने आया है। हरियाणा के अंबाला में पहला ही मामला सामने आया। यहां तक कि यमुनानगर, हरियाणा के जो यमुनानगर है वहां पर मामले सामने देखने को मिले थे। जी, तो देखा जाए तो जिस प्रकार से 22 लोगों की मौत हो गई जहरीली शराब पीने से, और उसके बाद ग्रामीणों ने जो है वो ठेके पर ताला जड़ दिया। जाहिर तौर पर ग्रामीणों में आक्रोश भी देखने को मिल रहा होगा। ग्रामीण वासियों ने साफ ही कह दिया है कि कोई भी शराब के ठेके पर जाएगा तो उसका मुंह काला कर उसे गधे पे बिठाकर पूरे गांव में घुमाया जाएगा। जी, देखा जाए तो इस मामले पर प्रशासन क्या कुछ संज्ञान ले रहा है? प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? प्रशासन कड़ी निगाह कर रहा है और वहां पर आसपास के जितने भी ठेके हैं और सभी पे चेकिंग भी की जा रही है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो बता दें कि अवैध शराब का मामला है, जिसको लेकर के 22 लोगों की जान चली गई और इसमें ग्रामीण में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। ग्रामीणों ने ठेके पर ताला भी जड़ दिया है। प्रशासन लगातार इस मामले पर कार्रवाई कर रहा है। आसपास के जितने ठेके हैं वहां पर कार्रवाई की जा रही है, चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। देखा जा रहा है कि कोई और तो जहरीली शराब बेच नहीं रहा है। बता दें कि यह पहला ऐसा मामला सामने आया है और साथ ही जहरीली शराब पीने से करीब 22 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है।
आगे बढ़ते हैं खबरों में, जहां पर रोडवेज कर्मचारियों ने आज अंबाला में हुई कर्मचारी की हत्या को लेकर भिवानी में कर्मचारियों ने सरकार विरोधी नारे लगाए और बसों का चक्का जाम कर वर्कशॉप गेट पर धरने पर बैठ गए, जिसके चलते बस स्टैंड पर आने वाले यात्रियों को दर बदर भटकना पड़ा। भिवानी डिपो से सुबह 4 बजे से एक भी बस अपने गंतव्य की ओर रवाना नहीं हुई। यात्रियों को परेशानियों से गुजरना पड़ा, जिसके चलते प्राइवेट वाहनों का सहारा लेना पड़ा। किसी भी अप्रिय घटनाओं को रोकने के लिए बस स्टैंड और वर्कशॉप पर रोडवेज अधिकारियों के साथ पुलिस बल भी मौजूद रहा। और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। यहाँ पर छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के मतदान को कुछ ही दिन शेष बचे हैं। इसी बीच सभी पार्टियां प्रचार प्रसार में अपना दमखम लगा रही हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी के सीतापुर प्रत्याशी अमरजीत भगत के सुपुत्र आदित्य भगत लगातार युवाओं एवं आमजनों से जनसंपर्क करते नजर आ रहे हैं। वहीं इस कड़ी में मैनपाट पहुंचे, जहां युवाओं के द्वारा सैकड़ों की संख्या में बाइक रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन करते हुए अमरजीत भगत के लिए वोट मांगते हुए नजर आए। वहीं आदित्य भगत ने जनताओं से रूबरू होते हुए बताया कि भूपेश सरकार भरोसे की सरकार है, जो कहती है तो करती है। साथ ही बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गृह लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को 15,000 प्रति वर्ष देने की घोषणा की है, जिससे सरकार बनते ही तत्काल पूरा किया जाएगा। आज मैनपाट में मंत्री जी का दौरा था, जगह जगह उनको लोगों से मिलना था। और इसी बीच आज कल जो सबसे बड़ी खबर आई कि कांग्रेस पार्टी ने जो घोषणा की है कि 15,000 रुपये सभी महिलाओं के खाता में दिया जाएगा गृह लक्ष्मी योजना के अंतर्गत। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा योजना है। महिलाओं को सम्मान करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए जो ये योजना बनी है, इसका जो इफेक्ट है बहुत अच्छा है, लोगों के द्वारा काफ़ी सराहा जा रहा है। और रही बात युवाओं की, तो युवा शुरू से मंत्री जी को अपना समर्थन देते रहे हैं। और जिस प्रकार से मैनपाट में विकास किया गया है, पहले की स्थिति और अभी की स्थिति में गांव-गांव तक सड़क पहुंच गया है। यहाँ पे मैनपाट कार्निवल के माध्यम से जगह जगह कई कार्य किए गए हैं। उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने सूरजपुर जिले के प्रेमनगर विधानसभा में कई जगहों पर आमसभा को संबोधित किया और कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने 5 सालों में हर वर्ग के लिए काम किया है। हमारे साथी 75 सीटों की बात कर रहे हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि प्रदेश भर में हम 2/3 से ज्यादा 60 सीटें जीतेंगे। उन्होंने कहा कि 5 सालों में जिस तरह से बुनियादी मुद्दे पूरे हुए हैं, अगर 60 सीट से कम आती हैं तो मुझे निराशा होगी। वहीं प्रेमनगर की जनता ने पिछले विधानसभा चुनाव में मुझ पर भरोसा जताया था और इस बार भी मुझे विश्वास है कि काम को देखते हुए मतदाता कांग्रेस को आशीर्वाद देंगे। ये हम लोग अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं और बाकी कार्यकर्ताओं मतदाताओं के ऊपर रहता है। हम लोग को भरोसा है, साथ मिलेगा, कांग्रेस की सरकार जरूर बनेगी। जी, जी क्या कहना है कि भारी बहुमत से बात छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने की जा रही है कांग्रेस? कोशिश यही। क्या सीट रहेगा? हमारे कुछ साथी 75 पार की बात कर रहे हैं। मुझे व्यक्तिगत बड़ी निराशा होगी अगर 2/3 से कम आए, 60 से कम आए। काम काफी हुआ, बुनियादी काम काफी हुआ। जीटी रोड पर बाहरी अस्पताल के निकट घटी दुर्घटना में मां की मौके पर मौत होने और उसके बेटे के गंभीर रूप से घायल होने का समाचार मिला है। जानकारी के अनुसार अमन कुमार पुत्र देसराज निवासी पठानकोट अपनी माता राजकुमारी के साथ दीनानगर के निकटवर्ती गांव कोहलिया आए हुए थे। जब गांव कोहलिया से कार द्वारा वापस दीनानगर पठानकोट की तरफ जा रहे थे तो स्थानीय बाहरी अस्पताल के निकट पठानकोट की तरफ से आई एक तेज रफ्तार पंजाब रोडवेज की बस ने सामने से आ रही कार को अपनी चपेट में ले लिया और 500 गज तक कार को घसीटती ले गई। दुर्घटना के बाद कार में सवार राजकुमारी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनका बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया।
ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਰੋਡ ਸਾਈਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਜਦ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰੋਡਵੇਜ ਦੀ ਕਾਰ ਆ, ਰੋਡਵੇਜ ਦੀ ਬੱਸ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਆਲਟੋ ਕਾਰ ਆ, ਉਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਾ ਮੌਕਾ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰ ਵਾਲਾ ਆ, ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਇਹਦਾ ਰੋਡ ਸਾਈਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਵਾ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੋਈ 500 ਗਜ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਉਹ ਘਰੀਸ ਕੇ ਲੈ ਆਈ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੇਡੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਰਾਣੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਅਮਨ ਕੁਮਾਰ ਆ। ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤੋੜ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਟ ਏਡ ਵਾਸਤੇ ਬਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਜਿਹੜੀ 108 ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਆ, ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। एसएसपी दायमा हरीश कुमार के दिशा निर्देशों के तहत नशे और बुरे लोगों के खिलाफ चलाए जा रहे आर्थिक अभियान के तहत धारीवाल थाने के पुलिस ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान चुराए गए डाक डोडे और 30,000 ड्रग मनी सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया। एसएचओ सरबजीत सिंह चाहल ने कहा कि सीआईए की टीम व एएसआई बलबीर सिंह ने पुलिस पार्टी के साथ जीटी रोड भट्टा जपुवाल के पास नाका लगाया हुआ था और बटाला की ओर से आ रहे मिनी कैंटर नंबर को रोककर उसकी तलाशी ली तो कैंटर की पिछली बॉडी में 4 बोरियां हरी पोस्त छिपाई हुई थी। कैंटर के केबिन से 30,000 ड्रग मनी भारतीय मुद्रा बरामद की गई। वहीं पूछताछ के दौरान मिनी कैंटर चला रहे व्यक्ति ने अपनी पहचान अश्विनी कुमार पुत्र ओम प्रकाश निवासी बथलाल थाना बहरमपुर तथा उसके बगल वाली सीट पर बैठे युवक ने अपनी पहचान करनैल चंद उर्फ गोरी पुत्र राम निवासी दीदा सैना थाना बहरामपुर बताई। और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं, रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। खबर लखनऊ से बता दें, जहां पर बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर केजीएमयू के चिकित्सकों ने चिंता व्यक्त की। उन्होंने बताया कि बढ़ते प्रदूषण सीओपीडी बीमारी का खतरा बढ़ा रहा है। यह आंकड़ा महामारी की स्थिति में आ रहा है। अगर ये प्रदूषण की स्थिति रहे तो 5 से 10 साल औसत उम्र में लोगों की कमी आएगी। इसके साथ ही कैंसर का भी खतरा बढ़ रहा है। चिकित्सकों ने बताया कि सीओपीडी बीमारी सबसे ज्यादा युवा फेफड़ों पर चपेट में ले रहा है। ये अवसर जो सीओपीडी डे का है बहुत खास है। कल वर्ल्ड सीओपीडी डे है। पूरी दुनिया भर में ये डे सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है जागरूकता लाने के लिए। जागरूकता आमजन के साथ साथ जो हमारे डॉक्टर्स हैं, पेरिफेरी में डॉक्टर्स हैं, जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उनमें भी। जिस तरह से अभी त्योहार का मौसम चल रहा है और मौसम पॉल्यूशन का भी है, एयर पॉल्यूशन, सबसे बड़े जो कारण हैं उन पे मैं आऊँगा। पहले मैं आपको बता दूं कि जो तादाद है वो 38.5 करोड़ लोग, मैं रिपीट करता हूँ, 38.5 करोड़, 38 करोड़ 40 लाख लोग सीओपीडी से दुनिया भर में ग्रसित हैं। पारिवारिक हिंसा और महिला उत्पीड़न के मामले तो आपने सुने ही होंगे, लेकिन बागपत के बिनौली थाना क्षेत्र में एक अलग ही मामला देखने को मिला, जहां एक पुत्रवधू ने अपने दबंग भाइयों के साथ मिलकर अपनी ही सास, ससुर और अपने पति के साथ मारपीट की। इतना ही नहीं, महिला ने अपने भाइयों के साथ मिलकर दुकान में भी तोड़फोड़ करते हुए पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी है। हालांकि पुत्रवधू का मामला जिला एवं सत्र न्यायालय बागपत में विचाराधीन है। इसके बावजूद भी कानून की अवहेलना करते हुए महिला को न ही पुलिस का डर है और न ही न्यायालय का डर है। बिनौली थाना क्षेत्र के ओमपाल ने अपने पुत्र की 5 साल पहले शादी की थी। आरोप है कि शादी के समय किसी और लड़की को दिखाया गया था और शादी दूसरी लड़की से करा दी गई। इतना ही नहीं, उक्त लड़की की शादी पहले भी हो चुकी है, जिसमें 6 लाख लेकर समझौते के तहत तलाक हो गया था।
शादी के बाद से ही उक्त महिला ने अपने दबंग भाइयों के साथ मिलकर परिवार पर रोज गाली गलौज करते हुए परेशान करना शुरू कर दिया और अपने भाइयों के साथ मिलकर अपने ही सास ससुर और पति के साथ मारपीट शुरू कर दी। इनका फैमिली मैटर था जी। परसों परले दिन की बात है जी। इसकी भाभी और इसकी बहन और एक भैया आया था इसका। वो छोटे बच्चे को उठा के मोटरसाइकिल बाजार में को ले गए। बाजार में से फिर ये बाजार में से वापसी नहीं आए बच्चे को ले गए। फिर पता नहीं जी कहाँ ले गए बच्चे को। और यहाँ पे घाव आते हैं तो यहीं पे बदतमीजी करती है। किया हुआ है इन्होंने, क्या है? हाँ जी, वो तो इन्होंने कागज ले रहे हैं। ये बेदखल कर रखा, क्या कर रखा वो हमें नहीं पता है जो बात। पूरा मामला तो ये है, 5 साल पहले शादी हुई थी। 10 दिन पीछे इनने जो है हमारी गैल टू में करनी शुरू कर दी थी। जब से कई बार पंचायत भी हुई यहाँ पे और जो है इनके घर पे भी हुई है। दबंग किस्म की औरत है, दबंग किस्म के इसके भाई है। पहले मंडी गाँव में भी आई थी, उनसे 6-7 लाख रुपये ले आई। मुझे ये नहीं पता लगा इसकी पहले शादी हो रही थी और जो है उसके बाद यहाँ जा दबाव गिर रही मेरे पास। इसके भाई आवे दबंग फना दिखावे, टेल फैल फोड़ जाए, ऐसा ज़बरदस्ती मेरी दुकान में बांटते हैं। कहाँ के झूठे आरोप लगा रही जी। हमारा केस न्यायालय में चला हुआ है। 24 तारीख फिर लगी हुई है तलाक की। कहाँ जो है मेरे खिलाफ प्रति गुंडागर्दी पर उतारू है दोनों। ऑफिस हम इसलिए पहुँचे जी, मेरी शादी 5 साल पहले हुई थी कुनिका के साथ कलीना गाँव से। शादी होने के बाद हमारे कुछ पारिवारिक जो रिश्ते थे वो थोड़े ख़राब हो गए। उसके बाद हमने तलाक का मुकदमा भी डाल रखा है। तलाक का मुकदमा डालने के बाद हमारे घर में उसके भाई आते हैं, उसकी भाभी आती है। आने के बाद घर में चोरी करना, लूटपाट कराना, लोगों को भेजना अन्य लोगों को। उसके साथ और भी लोग आते हैं साथ में और माँ बाप को धमकी देना और उनको घर से बेघर कर रखा है। सब इधर से इधर घूम रहे हैं। इसलिए आज एसपी साहब के पास पहुंचे, क्या आश्वासन दिया? एसपी साहब ने कहा कि मैं कार्रवाई करवाता हूँ और हम तो यही चाहते हैं कार्रवाई जल्दी से जल्दी करी जाए। खबर लखनऊ से है, जहां श्री रामचरितमानस और बद्रीनाथ पर अपने विवादित टिप्पणियों से सुर्खियों में रहे समाजवादी पार्टी के विधान परिषद सदस्य स्वामी प्रसाद मौर्य अब देवी लक्ष्मी पर तंज करके विवाद में घिर गए हैं। इसको लेकर हिंदू महासभा ने हजरतगंज थाने पहुंचकर प्रदर्शन किया। साथ ही हजरतगंज थाने में स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था कि पूरे विश्व के प्रत्येक धर्म, जाति, नस्ल, रंग और देश में पैदा होने वाले बच्चे के 2 हाथ, 2 पैर और 2 कान, 2 आंख और 2 छिद्रों वाली नाक के साथ 1 सिर, पेट और पीठ होती है। 4 हाथ, 8 हाथ, 10 हाथ, 20 हाथ और 10,000 हाथ वाला बच्चा आज तक पैदा नहीं हुआ, तो 4 हाथ वाली लक्ष्मी कैसे पैदा हो सकती है? देखिए कि जैसा आपने कहा, स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान को ले उस उपलक्ष्य में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। एक कुत्सित मानसिकता और देखिए विक्षिप्त हो गए। वो क्या बोल देंगे? 80 करोड़ लोगों की आस्थाओं का विषय है और श्री रामचरितमानस हमारी आस्था की पुस्तक है। देखिए उनका दिमाग का इलाज होना चाहिए और मैं इसकी घोर भर्त्सना और निंदा करता हूँ। देखिए महालक्ष्मी के बारे में इस प्रकार के बयान देना, जब आप जानते नहीं, वेद पुराणों का आपने अध्ययन नहीं किया, केवल आप छद्म प्रसिद्धि पाने के लिए अनाप शनाप बयान देते रहते हो और इस प्रकार के बयानों से कुछ होना जाना है नहीं। और देखिए विनाश काले विपरीत बुद्धि, और इस मानसिकता का परिचय है। अब उनको किसी हॉस्पिटल में बैठा जाए, उनका मानसिक इलाज किया जाए। अब इस प्रकार की टीका टिप्पणी करने वालों को क्या बोलूं। और आपको बता दें, इंडी घमंड में जो भी हैं, चाहे बिहार में नीतीश कुमार के देख लीजिए, नारी शक्ति जहाँ हम यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता के भाजपा के स्लीपर सेल समाजवादी पार्टी में घुस गए हैं। इसीलिए वो लगातार धार्मिक टिप्पणी करके लोगों की भावनाओं को आहत करने का काम करते हैं। शोषितों, वंचितों, पिछड़ों की लड़ाई के नाम पर राजनीति करने वाले कभी भी पिछड़ों की आवाज नहीं उठाते। कांग्रेस पार्टी लगातार जाति जनगणना के मुद्दे पर बीजेपी से सवाल कर रही है और स्वामी प्रसाद मौर्य पिछड़ों और शोषितों, वंचितों के नाम पर लड़ाई लड़ने के बजाय कभी वो देवी देवताओं के ऊपर टिप्पणी करते हैं,
कभी वो रामचरितमानस पर टिप्पणी करते हैं। इससे ये पता चलता है कि जो मुद्दे हैं, जिन मुद्दों को लेकर श्री राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर की निकाली, उन मुद्दों को खड़ा किया। कांग्रेस पार्टी उन मुद्दों पर काम कर रही है, उन मुद्दों पर भाजपा सरकार से लड़ रही है। और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक कर लेते हैं खबरों की ओर, जहां पर फर्रुखाबाद जनपद के कस्बा कायमगंज स्थित द किसान सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड में प्रधान प्रबंधक कुलदीप सिंह द्वारा विधि विधान से हवन यज्ञ पूजन कर वायलर में अग्नि प्रज्वलित की गई। चीनी मिल के नवीन पेराई सत्र को समय से चलाने हेतु अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। चीनी मिल चलाने के लिए मिल के प्रधान प्रबंधक कुलदीप सिंह, मुख्य लेखाकार मेवालाल पासी, चीफ इंजीनियर विनोद दयाल, डिप्टी चीफ इंजीनियर नरेंद्र कुमार सहित तमाम लोग मौजूद रहे। इस बार हमारा प्लान था 20 से 25 के बीच में चलाने का है। अभी कुछ रिपेयरमेंट वर्क बाकी है, इसको दीपावली छुट्टी में भी अवकाश में काम करा करके जल्द से जल्द पूरा करेंगे, ताकि हमारा टारगेट 20 से 25 तक करने पर हमारा प्रारंभ हो जाए देश के लिए। अब इस बार आपने नया चैलेंज दिया है, चीनी मिल का क्या प्राथमिकताएं रहेंगी नवीन सत्र में? प्राथमिकताएं हमारे रहेंगी किसान हित में जो भी योजनाएं, जो भी चीनी मिल से संभव प्रयास हो सकते हैं, किसान और चीनी मिल का साथ कोऑर्डिनेशन करके ज़्यादा से ज़्यादा विकास करना। भुगतान की क्या स्थिति रहेगी? भुगतान जो भी शासन से या संघ से निर्देश प्राप्त होंगे उसी रिगार्डिंग हमारे द्वारा भुगतान की प्रक्रिया पूरी की जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहीदों की याद में दिया जलाकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। गोरखनाथ मंदिर परिसर में भीम सरोवर पर आयोजित एक दिया शहीदों के नाम कार्यक्रम में पहला दिया जलाकर उन्होंने शहीदों के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ किए जाने के साथ ही भीम सरोवर 11,000 दीपों से जगमग हो उठा। भोजपुरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से आयोजित एक दिया शहीदों के नाम कार्यक्रम में भीम सरोवर के चारों तरफ प्रज्वलित दियों की जगमग अलौकिक लग रही थी। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री के समक्ष देशभक्त गीतों, नृत्य की प्रस्तुतियों ने जोश का संचार किया। देश मेरा रंगीला, जय हो, चक दे इंडिया समेत तमाम प्रस्तुतियों पर सीएम योगी बेहद भावुक नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोबारा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को फोन किया। पीएम मोदी ने उत्तरकाशी में हुए टनल हादसे की विस्तृत जानकारी ली। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया के माध्यम से बताया कि प्रधानमंत्री ने दूरभाष के माध्यम से सिलक्वारा के पास निर्माणाधीन टनल में हुई दुर्घटना में फंसे श्रमिकों की अनुपस्थिति की जानकारी ली। इस दौरान उन्हें फंसे हुए लोगों को सकुशल बाहर निकालने के लिए चलाए जा रहे राहत एवं बचाव कार्यों से अवगत कराया। और इसी बीच एक बड़ी खबर मुंबई से सामने आ रही है, जहां पर भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज होगा महामुकाबला। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला सेमीफाइनल आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा महामुकाबला। अजय भारत के सामने पहले सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड। अजय भारत के सामने पहले सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड। 4 साल पहले की हार का बदला लेने का मौका है आज। बता दें कि लीग दौर में लगातार 9 मुकाबले भारतीय टीम ने जीते हैं। आज दोपहर 2 बजे से पहला सेमीफाइनल खेला जाएगा। खबर मुंबई से, जहां पर भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज होगा महामुकाबला। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला सेमीफाइनल आज दोपहर 2 बजे से खेला जाएगा महामुकाबला। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा महामुकाबला।
अजय भारत के सामने पहले सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड। अजय भारत के सामने पहले सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड। 4 साल पहले की हार का बदला लेने का मौका है आज। लीग दौर में लगातार 9 मुकाबले भारतीय टीम ने जीते। आज दोपहर 2 बजे से पहला सेमीफाइनल खेला जाएगा। भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज होगा महामुकाबला। खबर हम आपको मुंबई से बता रहे हैं, जहां पर भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला सेमीफाइनल खेला जाएगा। आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा महामुकाबला। अजय भारत के सामने पहले सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड। अजय भारत के सामने पहले सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड। 4 साल पहले की हार का बदला लेने का मौका आज। लीग दौर में लगातार 9 मुकाबले भारतीय टीम ने जीते। आज दोपहर 2 बजे से खेला जाएगा सेमीफाइनल मैच। भारत और न्यूजीलैंड के बीच होगा महामुकाबला। बता दें कि अभी तक वर्ल्ड कप के लगातार 9 मैच भारत जीतता आया है। वहीं पहला सेमीफाइनल आज होना है, भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा, जिसमें मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा महामुकाबला। खबरों में आगे बढ़ेंगे, उससे पहले यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं, रुक कर लेते हैं खबरों की ओर, जहां पर दिवाली के मौके पर 200 लोगों को आवारा कुत्तों ने काटा। दिवाली के पर्व पर 200 लोगों को आवारा कुत्तों ने काटा। खबर राजधानी लखनऊ से, जहां पर अस्पतालों के इमरजेंसी में रेबीज इंजेक्शन लगवाने पहुंचे लोग। सरकारी अस्पतालों में रेबीज लगवाने के लिए लगी लाइन। 60 बच्चों को भी विभिन्न अस्पतालों में लगे इंजेक्शन। खबर राजधानी लखनऊ से, जहां पर दिवाली के पर्व पर 200 लोगों को आवारा कुत्तों ने काटा। अस्पतालों के इमरजेंसी में रेबीज इंजेक्शन लगवाने पहुंचे लोग। सरकारी अस्पतालों में रेबीज लगवाने के लिए लगी लाइनें। वहीं 60 बच्चों को भी विभिन्न अस्पतालों में लगा इंजेक्शन। खबर राजधानी लखनऊ से, जहां पर दिवाली के पर्व पर 200 लोगों को आवारा कुत्तों ने काटा। अस्पतालों के इमरजेंसी में रेबीज इंजेक्शन लगवाने पहुंचे लोग। तो 60 बच्चों को विभिन्न अस्पतालों में भी लगे रेबीज इंजेक्शन। इसी बीच एक और खबर सामने आ रही है दिल्ली से खबर, जहां एनसीआर में आज भी प्रदूषण से लोगों को राहत नहीं। दिल्ली के कई इलाकों में आज भी AQI 400 के पार। आनंद विहार में AQI 430, आरके पुरम में 417, पंजाबी बाग में AQI 423, जहांगीरपुरी में AQI 428। दिल्ली के कई इलाकों में आज भी AQI 400 के पार। आनंद विहार में AQI 430, आरके पुरम में 417, पंजाबी बाग में AQI 423, जहांगीरपुरी में AQI 428, नोएडा में AQI 419 रिकॉर्ड किया गया। खबर आपको हम राजधानी दिल्ली से बता दें, जहां पर एनसीआर में आज भी प्रदूषण से लोगों को राहत मिलती नहीं नजर आ रही है। दिल्ली के कई इलाकों में आज भी AQI 400 के पार ही बना हुआ है, जिसमें आनंद विहार में AQI 430, तो वहीं आरके पुरम में AQI 417 है। पंजाबी बाग में AQI 423, वहीं जहांगीरपुरी में 426 AQI दर्ज किया गया। दिल्ली के कई इलाकों में आज भी AQI 400 के पार। आनंद विहार में AQI 430 और आरके पुरम में AQI 417।
एनसीआर में आज भी प्रदूषण से लोगों को राहत नहीं। दिल्ली के कई इलाकों में आज भी AQI 400 के पार। आनंद विहार में AQI 430, RK पुरम में AQI 417। इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता प्रवेश शर्मा जुड़े हुए हैं। प्रवेश, देखा जाए तो दिवाली के बाद से लगातार दिल्ली और एनसीआर में जो है AQI का स्तर बढ़ा हुआ ही है। अभी तक क्या कुछ कंट्रोल करने की बात सामने आ रही है? क्या कुछ फैसले दिल्ली सरकार के द्वारा लिए जा रहे हैं? जब से दिवाली हुई है, आतिशबाजी खत्म हुई है, तब से लगातार दिल्ली का जो प्रदूषण स्तर है वो बहुत तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में आज दिल्ली वासी ही नहीं, आपको जानकारी दे दूं और कई लोग भी ऐसे हैं। प्रवेश, अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में केवल दिल्ली वासी ही बीमार के अभी जानकारी मिली है कि दिल्ली में जो कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष है सोनिया गांधी, उनकी तबीयत खराब है, जिसके कारण डॉक्टर ने उन्हें दिल्ली से बाहर जाने की सलाह दी है और वो अब भी बताया जा रहा है कि जयपुर पहुंच गई है और दिल्ली की गंदी हवा या जहरीली हवा को छोड़कर उनको जयपुर में जाकर जो है रहना पड़ा है। और यही हाल हम बात करें दिल्ली में लगातार बना हुआ है। यहाँ पर दिल्ली वासियों की बात करें, जब से दिवाली गई है, दिवाली के आज तीसरा दिन है, लगातार जो AQI का स्तर है 400 के पार ही बना हुआ है, जो कि बेहद खराब स्थिति में माना जाता है। जी बिल्कुल, देखा जाए तो यानी कि दिवाली से पहले भी AQI का जो लेवल है वो बढ़ा हुआ रहता था, वो 300 के पार रहता था और दिवाली के बाद सरकार के आदेशों के बाद और पाबंदियों के बाद भी आतिशबाजी जमकर की गई है दिल्ली में। बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने खुद बैन लगाया था। सुप्रीम कोर्ट के अलावा दिल्ली सरकार ने भी पूरी तरीके से पटाखों पर रोक की बात कही थी, लेकिन उसके बाद भी दिल्ली में लगातार जिस प्रकार से आतिशबाजी हुई है उसका खामियाजा दिल्ली वासी खुद भुगत रहे हैं। लगातार AQI का जो स्तर है वो बेहद खराब स्थिति में चलता चला जा रहा है और मैं आपको बता दूं कि आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ की जो समस्या है वो दिल्ली में अब बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जो अस्थमा के रोगी है, विशेष तौर पर बात करूं, जो अस्थमा के रोगी है उनकी हालत खराब होती नजर आ रही है। अगर वो पार्क में घूमने के लिए भी निकल रहे हैं तो उनको और ज्यादा जो है समस्या का सामना करना पड़ रहा है और यही वजह है कि जो दिल्ली वासी है वो इस समय एक तरीके से कहा जाए तो प्रदूषण की मार झेल रहे हैं। बिल्कुल प्रवेश, देखा जाए तो जिस तरीके से बढ़ा हुआ है प्रदूषण, उसको देखते हुए दिल्ली के तमाम स्कूलों में विंटर वेकेशन भी 1 महीने पहले से ही कर दिया गया है। बिल्कुल, देखिए ये इसमें कोई दरार नहीं है कि विंटर वेकेशन इस दिसंबर के लास्ट और जनवरी के फर्स्ट वीक में होता था, लेकिन इस बार प्रदूषण को देखते हुए जो है उसको पहले से ही कर दिया और इस दिल्ली पे 18 तारीख तक लगभग सभी दिल्ली के स्कूल बंद रहे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इससे कोई खास जो है दिल्ली वासियों पे या दिल्ली के बच्चों पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जिस तरीके का प्रदूषण है उसका स्तर अभी जिस तरीके से गिरता चला जा रहा है वो बेहद चिंताजनक है और प्रदूषण के कारण मैंने पहले ही बताया कई लोगों को समस्या उत्पन्न होने लगी है। और मैं आपको बता दूं कि डॉक्टरों की तरफ से भी एडवाइजरी जारी हुई है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो लोग मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं या घूमने के लिए निकलते हैं उनको भी घर में रहने की सलाह दी जा रही है और मना किया जा रहा है कि आप किसी भी प्रकार की एक्सरसाइज खुले में आके, पार्क में आके ना करें और किसी भी प्रकार की कोई मॉर्निंग वॉक ना करें। तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि दिल्ली की हवा इस समय कितनी जहरीली है और कितनी बेहद खराब स्थिति में मौजूद है। बिल्कुल, विशेष तौर पर देखा जाए तो दिवाली से पहले भी दिल्ली की हवा की जो स्थिति है वो बेहद गंभीर बनी हुई थी और दिवाली के बाद तो तमाम आतिशबाजियां की गई और उसके बाद तो स्थिति और ज्यादा गंभीर नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया प्रवेश आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बता दें कि दिवाली के बाद से दिल्ली में वायु की स्थिति जो है, वायु प्रदूषण की स्थिति और खराब हो गई है, जहां पर तमाम इलाकों में AQI लेवल जो है वो 400 के पार कर चुका है, यानी कि बेहद गंभीर स्थिति में पहुंच चुका है दिल्ली। देश की बात में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।